हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख जो वो किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ना, ये भाग 3 में जो ये किया गया है, तो भाग 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक जो वो किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 को ही जो है आपका मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो दिया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या है ना, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका समता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ की बात कर ले तो ये आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और सिक्स्थ की बात कर ले तो ये जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये जो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब आपके प्रश्न में ये रहे कि मूल संविधान में, यानी हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो रहा था ना, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, ये आपका 7 था। उस समय जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये आपका जो है एक मौलिक अधिकार था, जिसे आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है मौलिक जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, इसमें मौलिक अधिकारों की सूची से जो वो हटा दिया गया है। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को जो है ना, ये आपका भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका किस देश की संविधान से लिया गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार को जो है ना, ये आपका यूएसए यानी आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है इसे आपका जो वो लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2024-25 बजट में डिफेंस का जो है केंद्रीय बजट में कितना प्रतिशत है। तो देखिए, डिफेंस यानी रक्षा की बात कर ले तो ये जो आपका वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से जो है ये आपका 9.53% में जो है इसका आपका बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला है। और ये जो आपका केंद्रीय बजट का जो है ना, ये आपका 13.45% जो ये आपका हिस्सा रहा है। तो 13.45% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समझ समानता से संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ना, ये आपके कानून के समझ समानता और कानून के समान संरक्षण का प्रावधान जो वो करता है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 जो है ये आपका जो है एक मौलिक अधिकार है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो ये आपका चलाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1956 में जो है ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जो ये आपका चलाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका किस पर केंद्रित किया गया था। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर जो ये आपका केंद्रित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही जो है आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है ना, ये आपके स्थापित जो वो किए गए थे और किस देश की सहायता से किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिलाई की जो ये आपका जो स्थापित है ना, ये आपके सोवियत संघ की सहायता से जो वो किया गया था। दुर्गापुर पावर प्लांट की जो स्थापना है ये आपके ब्रिटेन यानी यूके देश के सहायता से जो वो किया गया था। और राउरकेला
पावर प्लांट का जो स्थापना है ना, ये आपके पश्चिम जर्मनी की सहायता से जो वो किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर है ना, ये आपका 4.5% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो विकास दर जो तय किया गया था ना, यानी जो आपका वास्तविक विकास दर हुआ था वो मात्र आपका 4.27 रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पीसी महालनोबिस ये जो आपके किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये आपके एक सांख्यिकी विद थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके प्रश्न बन गए, तो आगे के शिफ्ट में भी आपसे पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। दूसरी योजना का अवधि 1956 से 1961 तक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1961 से लेकर जो है ये आपका 1966 तक रहा था। इसके अलावा तीसरी योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश आ गया था, और योजना अवकाश की जो अवधि है ना, ये आपका 1966 से लेकर जो है 1969 तक रहा था। इसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आया था, जिसकी अवधि 1969 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। फिर आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना आया था, जो कि आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता भी है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आपका 5 वर्ष में ना होकर 4 वर्ष में ही जो ये आपका समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपका पांचवी योजना रहा था। पांचवी योजना के बाद आपका रोलिंग प्लान आया था, जो कि आपका 1978 से 1980 तक रहा था। और रोलिंग प्लान के बाद आपका छठी पंचवर्षीय योजना आया था, जिसकी अवधि 1980 से लेकर जो है ये आपका 1985 तक रहा था। सातवीं योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1985 से लेकर जो है 1990 तक रहा था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपके वार्षिक योजनाएं जो वो आ गई थी, और वार्षिक योजनाओं की जो अवधि है ना, ये आपके 1990 से लेकर जो है ये आपका 1992 तक रहा था। इसके अलावा आठवीं योजना की अवधि ये आपका 1992 से 1997 तक रहा था। इसके बाद आपका नौवीं योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1997 से वर्ष 2002 तक रहा था। वहीं अगर 10वीं योजना की बात कर ले तो ये आपका 2002 से 2007 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 2007 से 2012 तक रहा था। और सबसे लास्ट यानी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसकी जो अवधि है ना, ये आपका 2012 से 2017 तक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है ये किस वर्ष में जो ये आपका शामिल किया गया था। तो देखिए कुंभ मेले को जो है यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है ये आपका वर्ष 2017 में जो इसे शामिल किया गया था। तो 2017 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभ मेले की जो घोषणा है ये आपके यूनेस्को के किस सत्र में किया गया था। तो ये आपके दिसंबर 2017 में जो है दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित यूनेस्को के सत्र में जो इसकी घोषणा जो वो की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका कुंभ मेला है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष 12 साल में एक बार जो ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला जो है ये आपके 4 प्रमुख तीर्थ स्थल पर आयोजित किए जाते हैं। और वो 4 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, तो पहला आपका प्रयागराज, जिसे पहले आपका इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। सेकंड आपका हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। थर्ड आपका उज्जैन में, और फोर्थ आपका नासिक। ये 4 तीर्थ स्थलों पर जो है आपके कुंभ मेला का आयोजन जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का जो त्यौहार है ना, ये प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के मुताबिक किस महीने में जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका जगन्नाथ रथ यात्रा का जो त्यौहार है ये आपका उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो है द्वितीय तिथि को जो ये आपका मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर जो है ये आपके गुंडीचा मंदिर जो वो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस ईरान के राष्ट्रपति की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो ये आपका मृत्यु हो गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो वो मृत्यु हो गई है। तो सैयद इब्राहिम रईसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हरित क्रांति का जनक जो ये किसे कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन में इस प्रकार से था कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है।
तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बारलोग को जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और नॉर्मन बारलोग को ही जो है ये आपका 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले जो ये किसने गढ़ा था, तो ये आपके डॉक्टर विलियम गिडे के द्वारा जो है इसे गढ़ा गया था। और हरित क्रांति जो ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए हरित क्रांति जो है ना ये आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है और इसमें आपका अनाज उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है आपका गेहूं और चावल में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो वो देखने को मिला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1965 से 67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो वो की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है भारत के किस राज्य में हुआ था। तो देखिए 2024 का जो राष्ट्रीय खेल था ना ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 38वां संस्करण रहा था। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में जो ये आपका आयोजित किया गया था, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल के अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ये आपके सर्विसेज की टीम रही थी, जिन्होंने सर्विसेज के द्वारा आपके टोटल 121 पदक जीते गए थे, जिसमें 68 गोल्ड। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र तो आपका जो है सर्विसेज से ज़्यादा जो है मेडल जीता है, तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे क्यों है। तो देखिए आप यहाँ पे जब आप गोल्ड की टैली देखोगे ना तो महाराष्ट्र से ज़्यादा जो है ये आपके सर्विसेज के द्वारा जो है आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता गया है। इसलिए सर्विसेज जो है ना ये आपका पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था जो कि आपका 201 पदक जीता था। और तीसरे स्थान पे जो है ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य ने जो है टोटल 153 पदक जो वो जीते थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला जो राष्ट्रीय खेल है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका वर्ष 1924 में जो है अविभाजित भारत के लाहौर, जो कि अब आपका पाकिस्तान में लाहौर है, और ये जो आपका लाहौर में ही जो आपका आयोजित किया गया था और इसे जो आपका अखिल भारतीय ओलंपिक खेल भी जो वो कहा जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1940 के संस्करण से पहले इस कार्यक्रम को जो है ना ये आपका नेशनल गेम्स के नाम से भी जो वो जाना जाने लगा। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद भारत में नेशनल गेम्स का जो पहला संस्करण है ना ये कहाँ पर और कब आयोजित किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1948 में जो है ये आपका यूपी के लखनऊ में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक जो राष्ट्रीय खेल है ना ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए ओलंपिक की तर्ज पर पहला जो आधुनिक राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका वर्ष 1985 में नई दिल्ली में जो ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले 2023 का जो नेशनल गेम्स है जो कि आपका 37वां संस्करण रहा था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान में, यहाँ पर आपका भाग नहीं पूछा गया था, मैं पहले ही आपको बता दूं, जो लिखा गया आप मत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप वो सुनिए, ठीक है। पूछा ये गया था कि मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ना मैं आपको बता दूं कि USSR, जिसका वर्तमान में नाम आपका रूस हो गया है, तो रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। तो USSR या रूस, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है ये आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है इसका वर्णन जो वो किया गया है। और वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें अगर कुछ उदाहरण की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य में आपके संविधान का पालन करना, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता और अखंडता की जो वो रक्षा करना, इसके अलावा समरसता और भाईचारे की भावना जो वो पैदा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, ये सभी जो है ना आपके मौलिक कर्तव्य के जो वो कुछ उदाहरण है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि सड़क सीमा संगठन यानी BRO की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है ना ये आपका 7 मई 1960 को जो वो किया गया था। तो 7 मई 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके जो अध्यक्ष है ये भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सीमा सड़क संगठन जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत
आता है तो ये आपका केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। सीमा सड़क संगठन की टैगलाइन एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए इसकी जो टैगलाइन है ना, ये हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है, ये जो इसका टैगलाइन है। इसके अलावा बात कर ले सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने जो है अपना 65वां स्थापना दिवस ये जो है कब मनाया था? तो देखिए 65वां जो स्थापना दिवस है ना, ये 7 मई 2024 को जो है वो मनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 65वां स्थापना दिवस जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में जो वो आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बॉयल के नियम से जो है आपका एक प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए बॉयल के नियम की बात कर ले तो ये जो आपका आदर्श गैस का दाब और आयतन में जो ये आपका संबंध जो वो बताता है। और बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग नियत ताप पर गैस का आयतन जो है ना, ये दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी वैध अक्रोनुपाती जो वो होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका बॉयल का नियम है ना, ये आपका ताप पर गैस के आयतन दाब की जो है ये आपका वैध क्रमानुपाती जो वो होता है। और इसका अगर मैथमेटिकल टर्म की बात कर ले तो देखिए इसका जो बॉयल का नियम का जो मैथमेटिकल टर्म होता है ना, ये आपका P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, जहाँ पर P जो आपका गैस का दाब है और V जो है ये आपका गैस का आयतन है। और इस नियम की जो खोज है ना, ये आपका वर्ष 1662 में जो है ये आपके रॉबर्ट बॉयल के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर गैल-यूशेक नियम के बारे में पूछा जाए तो देखिए गैल-यूशेक नियम जो है ना, ये आपका बताता है कि स्थिर आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब ताप के साथ जो है ये आपका समानुपाती जो है ये आपका परिवर्ती जो है ये आपका होता है। और गैल-यूशेक नियम का जो मैथमेटिकल टर्म है ये आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले चार्ल्स के नियम के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग स्थिर दाब पर गैस की एक निश्चित द्रव्यमान में जो है आयतन केल्विन ताप के जो ये आपका समानुपाती होता है। और मैथमेटिकल टर्म की बात कर ले तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो आपका टी होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनित्र के जो है कार्य कौन कौन से होते हैं? तो देखिए विद्युत जनित्र का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा में जो वो बदलना होता है। और ये जो आपका विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर जो है प्रभावित होने के लिए भी जो ये आपका प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर इसके अन्य कार्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए घरों और कारखानों में बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। आवेश और ऊर्जा भंडारण के लिए भी इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। इसके अलावा शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न विद्युत फिल्टरों में इस्तेमाल जो है इसका किया जाता है। विद्युत परिपथों में समय संबंधी परिपथ यानी टाइमिंग सर्किट बनाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। और प्लस पावर और सशस्त्र निर्माण में इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है आपका सेंसर के रूप में भी जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रसोई गैस यानी एलपीजी में जो है आपका मुख्य घटक कौन सा होता है? तो देखिए एलपीजी के अगर मुख्य घटक की बात कर ले तो ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य आपका होता है ना वो आपका ब्यूटेन होता है। इसके अलावा अगर एलपीजी के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन से पर्वत पर जो है आपका सबसे अधिक वर्षा जो वो होती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित मासिनराम गांव में जो है ना ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है आपका बारिश होती है। और इसे ही जो आपका बादलों की भूमि भी जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का कौन सा राज्य जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा जो वो की जाती है? अब ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया कि किनका मुख्य न्यायाधीश जो वो पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना ये आपके राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके जो है इनकी नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा जो वो की जाती है। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात कर ले तो देखिए इनकी जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श पे जो वो करते हैं।
जिला न्यायालय की बात कर ले तो देखिए जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल के द्वारा जो वो किया जाता है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द करंट रेट ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का जो आपका कोई करंट रेट जो वो पूछा गया था, यानी आरबीआई में मौजूदा दर जो वो क्या है। तो किसका मौजूदा दर पूछा गया था ये तो मुझे पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक का जो रेपो रेट है ना, ये आपका 6.25 है। तो अगर रेपो रेट पूछा गया होगा तो 6.25 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अदर आरबीआई रेट्स की मैं अगर बात कर लूँ तो देखिए एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है ना, ये आपका 6% है। एमएसएफ की बात कर ले तो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ना, ये आपका 6.5% है। बैंक रेट जो है ये आपका 6.5% है। रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो ये आपका 3.35% है। और कैश रिजर्व रेशियो जो है ये आपका 4% है। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो इसे आपका यूएसएसआर, जो कि वर्तमान में अब इसका नाम रूस हो गया है। तो रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वो किया गया है। तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो जिक्र है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन जो ये आपका चलाया गया था। तो देखिए वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो ये आपका चलाया गया था। और ये जो आंदोलन है ना, ये आपका 4 सितंबर 1920 को जो ये आपका शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो वो कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक यानी एमडी जो है ना, ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये आपके डॉक्टर देवदत्त चंद हैं। तो डॉक्टर देवदत्त चंद आपका करेक्ट आंसर होगा। और डॉक्टर देवदत्त चंद ये जो है किसका स्थान लिए है, तो ये आपके संजीव चड्ढा की जो है वो जगह लिए हैं। और संजीव चड्ढा का जो कार्यकाल है ना, ये 30 जून 2023 को जो ये आपका खत्म हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त काल के सिक्कों को जो है वो क्या कहा जाता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल में जो है आपके सोने के सिक्के, इसके अलावा चांदी के सिक्के जो वो चलाए गए थे, जिसमें सोने के सिक्कों को जो है ये आपका दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों को जो है ना, ये आपका जो वो रूपक कहा जाता था। तो इनमें से आपका जो भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि गुप्त वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम को जो वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वैष्णव संत रामानुज का जो जन्म है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो ये आपका हुआ था। तो देखिए रामानुज की बात करें तो ये जो आपके एक वैष्णव संत थे और इनका जो जन्म है ना, ये तमिलनाडु के श्री पेरुबुदूर में जो इनका जो जन्म है ना वो हुआ था। तो श्री पेरम्बुदूर या फिर तमिलनाडु, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि डाल्टन का नियम से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए डाल्टन का नियम आपका क्या बताता है कि गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दबाव उन गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। और इसे ही जो आपका डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका डाल्टन का जो नियम है ना, ये किस पर लागू होता है। तो ये आपके गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण पर जो है ये आपका लागू होता है। और इस नियम को अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन के द्वारा जो है वर्ष 1802 में जो इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका एवोगाड्रो का नियम से आया था। तो एवोगाड्रो के नियम के अनुसार सभी गैसों में एक निश्चित तापमान और दबाव पर समान मात्रा में जो है अणुओं की संख्या भी जो ये आपका समान होती है। और इसे जो आपका इतालवी रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी एमेडियो एवोगाड्रो ने जो है सबसे पहले वर्ष 1811 में जो है इस नियम का जो वो वर्णन किया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एवोगाड्रो का जो मान कितना होता है। तो देखिए एवोगाड्रो का जो मान है ना, ये आपका 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना, ये किन के द्वारा जो वो की जाती है। तो देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये किसके सिफारिश पर इसकी स्थापना जो वो किया गया था, तो ये आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश जो है इनकी स्थापना जो वो किया गया था। और ये जो आपके प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के जो है ए के दायरे में जो वो आते हैं, और ये जो आपका कोई अदालत नहीं है लेकिन न्यायपालिका की शक्ति जो है इसमें आपका जो वो निहित होती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर बना क्रेडिट कार्ड का नाम जो वो क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ आपका एक क्रेडिट कार्ड जो बनाया गया है ना, उसका जो नाम है वो जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपका क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स है। तो क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि थार डेजर्ट के जो टीले हैं ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए थार डेजर्ट के जो टीले हैं ना, ये आपके राजस्थान और पाकिस्तान में जो ये पाए जाते हैं। तो आपका राजस्थान या पाकिस्तान जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ये आपके 36 से 51 तक आ जाते हैं, और इसी में से आपका जो है 36 से 51 में कोई आपका एक आर्टिकल दिया गया होगा, तो जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 2024 प्रो कबड्डी लीग में किस टीम ने जो वो भाग नहीं लिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 प्रो कबड्डी लीग में टोटल आपके 12 टीमों ने जो वो भाग लिया था, और एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि कोलकाता पायरेट्स। तो देखिए कोलकाता पायरेट्स ने जो है ना ये भाग नहीं लिया था, तो कोलकाता पायरेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था ना, ये आपका 11वां सीजन रहा था, और 11वां सीजन का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका हरियाणा स्टीलर्स और पटना पायरेट्स के मध्य जो वो खेला गया था, और फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने जो है पटना पायरेट्स को जो वो हरा दिया था। यानी 11वें सीजन के जो विजेता रहे थे ना, ये आपके हरियाणा स्टीलर्स रहे थे, और उप विजेता जो है ना ये आपके पटना पायरेट्स रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग का पहला जो आपका संस्करण है ये कब खेला गया था। तो देखिए उद्घाटन जो संस्करण है ना, ये आपका वर्ष 2014 में जो वो खेला गया था, और पहला संस्करण का जो विजेता टीम है ना, ये जयपुर पिंक पैंथर जो वो रहे थे, और जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहले संस्करण में जो है यू मुंबा को जो वो हराया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फ्रॉम विच प्लेट्यू गोल्ड कम्स इन इंडिया, यानी भारत में स्वर्ण जो है ये कौन से पठार से निकलता है। तो देखिए भारत में जो स्वर्ण है ना यानी सोना जो है मुख्य रूप से दक्कन के पठार से जो ये आपका आता है, और विशेष रूप से जो है कर्नाटक राज्य में आपके हुट्टी सोने की खदानों के आसपास के क्षेत्र से जो ये देखने को मिलता है। तो आपका पठार पूछा गया था, तो दक्कन का पठार आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका मनरेगा से आया था, तो मनरेगा से एग्जैक्ट प्रश्न मिल नहीं पाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, और इसे जो आपका जो पहले नाम था मनरेगा का, ये आपका नरेगा था। और नरेगा को कब पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा, तो ये आपका अगस्त 2005 में जो है इसे जो वो पारित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेगा को जो है ये आपका 2 फरवरी 2006 से जो है आंध्र प्रदेश के 200 जिले से जो है इसे लागू किया गया था। लेकिन पूरे भारत में आपका नरेगा को जो है कब लागू किया गया था, तो ये आपका वर्ष 2008 में जो इसे लागू किया गया था। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा जो है ये किस वर्ष में कर दिया गया था। तो देखिए नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा जो है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को जो है वो कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस योजना में हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो है 100 दिनों की रोजगार की गारंटी जो वो दी जाती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अर्थशास्त्र में एलपीजी का जो मतलब है ना ये क्या होता है। तो देखिए अर्थशास्त्र में एलपीजी का जो मतलब होता है ना, ये आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है। और ये जो आपका भारत की आर्थिक नीति का एक मॉडल है, और इसे ही जो आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भी जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस ट्रैवलिंग साइट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है कोलैबोरेशन जो वो किया है। तो देखिए हाल ही में ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म में EaseMyTrip.com के साथ जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है आपका जो वो साझेदारी जो वो किया गया है। तो EaseMyTrip.com आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन बताते हैं ना, उससे बढ़िया कि आप टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन जो है ज़रूर भेजा कीजिए ताकि मैं और भी क्वेश्चन जो वो ऐड कर सकूँ। हालांकि मैंने इसमें 40 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।